हेलो एवरीवन। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग 9th सीबीएसई का एक चैप्टर करने वाले हैं। बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल जिसको हम बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं। ये पहला पार्ट है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो इसको समझने के लिए मतलब कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट है, पहले यूनिट क्या होता है? मतलब सिंगल, है ना, और एक को कहते हैं हम। तो सेल के बारे में जानने के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी भी, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही, कुछ दिनों पहले ही मैटर चैप्टर पढ़े हैं केमिस्ट्री में। तो मैटर चैप्टर में जो हम देखे कि जो मैटर है वो किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं, है ना। तो मतलब जो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज है, मतलब जो पार्टिकल है, उसको हम एटम बोलते हैं। वैसे ही जो क्या कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो लिविंग है, ठीक है, जो जिंदा रह सकता है, जो सरवाइव कर सकता है, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, वही सेल है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, जैसे ये ट्री है, तो जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट इसका जो है, जो लिविंग है, ठीक है, उसको हम सेल बोलते हैं। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्ट जो लिविंग है, जो जो वर्क वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, वो सेल भी, वो सेल भी सारे वर्क वो कर सकता है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे तो ये क्या कह सकते हैं कि उस, हाँ, वो जो आपका जो सेल है, उस प्लांट का स्ट्रक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब उसी के कॉम्बिनेशन से जो है उस प्लांट का या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। वही जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो के क्या किए हैं? उस पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म किए हैं। तो वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट, साथ में जो भी फंक्शन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, सारे फंक्शन वो सेल्स करता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उनके फंक्शन का भी क्या हुआ? यूनिट हुआ। तो यहाँ पे इसका जो जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें तो इसका मीनिंग क्या है? सेल जो है वो है ठीक है, सेल जो है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का और उसके सारे फंक्शंस का जो सबसे छोटा यूनिट है। मतलब ये एक ऐसा यूनिट है, या मतलब ये ऐसा यूनिट है जो जिसकी मदद से उसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और जो इसी से मतलब कि जो भी फंक्शन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है, सारे फंक्शंस जो हैं ये अकेला परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए जो है सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो यही आपके सेल का डेफिनेशन हो गया। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, तो ये हुआ सेल। तो सेल का जो डिस्कवरी है, ठीक है, डिस्कवरी जो है सेल का सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल का डिस्कवरी किया था। तो कैसे किया था? उन्होंने क्या किया? बार्क सेल लिया। ठीक है, बार्क सेल को ऑब्जर्व किया था। कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था उन्होंने। वो कॉर्क सेल जो है वो कहाँ से मिलता है? ट्री के बार्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्री का ऊपर वाला जो छिलका होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स, उनको हम कॉर्क सेल बोलते हैं। उन्होंने उस सेल को ऑब्जर्व किया था। तो ऑब्जर्व करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो उन्होंने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो है, सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप, सेल्फ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जो है उन्होंने जो है सेल को ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले कॉर्क सेल को। तो उन्होंने इस चीज का नाम भी उन्होंने सेल दिया। इसका रीजन था कि जो उन्होंने जिस सेल को ऑब्जर्व किया था वो कंपार्टमेंट टाइप्स लग रहे थे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे रूम की तरह लग रहे थे। तो इन्होंने उसको जो वर्ड नेम जो दिया सेल, ये सेल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है,
ये वर्ड जो है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स। ठीक है, स्मॉल रूम्स होता है सेल का मीनिंग। तो ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग स्मॉल रूम्स होता है। तो उन्होंने वही रूम का स्ट्रक्चर देख के, रूम टाइप का स्ट्रक्चर देख के उन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, और अभी तक जो हमारा बायोलॉजी है उसमें यही नाम रह गया, सेल। इसके अलावा ये तो जो सेल था, बार्क सेल, हम लोग पढ़ेंगे आगे जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे कि जो बार्क सेल होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, मतलब वो डेड हो चुके होते हैं। तो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी है वो लिवेनहुक ने किया था। एंटिनो वॉन लिवेनहुक जो थे, उन्होंने एंटोनी वॉन लिवेनहुक उन्होंने 1674 में जो है लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले लिविंग सेल को जो ऑब्जर्व किया था उन्होंने किया था, किसने? एंटिनो वॉन लिवेनहुक ने। ठीक है, या सिंपल आप लिवेनहुक याद रख सकते हैं। तो उन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, वो भी कहाँ? पाउंड वाटर को कह सकते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसमें उनको लिविंग सेल्स मिले थे देखने को। ठीक है, तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी किया सेल्स का, पर उन्होंने जो डिस्कवरी किया था उसमें जो सेल था वो लिविंग नहीं था। पर लिवेनहुक ने जो है लिविंग सेल का डिस्कवरी किया 1674 में। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ? तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप्स जब डेवलप हो गए तब ये डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो है एक नए वर्ल्ड से आप कह सकते हैं कि के बारे में पता लगा ह्यूमन बींग्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये नेक्ड आई से क्यों नहीं देख पा रहे थे? इसका रीजन ये था कि वो सिंगल सेल्स से बने थे। ठीक है, हम लोग तो बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, पर वो लोग सिर्फ सिंगल सेल्स से बने थे। तो उसके हिसाब से जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे ऑर्गेनिज्म्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यूएनआई, यूनी मतलब होता है एक। ठीक है, यूनी का मतलब होता है 1। यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, the type of organism which is made up of only one cell and all the activities of his survival will be performed by that cell only। ठीक है, कि ऐसा सेल जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ उसी एक ही सेल से बना है और पूरा जो एक्टिविटीज हैं उसके लाइफ के, वो सारे एक्टिविटीज जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वो सब जो है वो वही सेल परफॉर्म करेगा। मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल्स है ना, मोर देन वन सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, 2 सेल भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन वन सेल्स में हम लोग आते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग के बहुत सारे सेल्स से हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल, यूनिसेलुलर में अमीबा है, पैरामीशियम है, लगभग सारे बैक्टीरिया है ना। ये सब जो है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। या आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़े हैं, पहले भी पढ़े होंगे, लगभग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है, तभी वो दिखाई नहीं देते नेक्ड आई से। ठीक है, ये हुआ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी जो है इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सेल थ्योरी दिया था। इनका नेम्स जो है साइंटिस्ट के आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका सेल का डेफिनेशन है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे हम, आप खुद भी लिख सकते हैं, जो ऊपर लिखा है वही है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है। दूसरा जो आपको सेल थ्योरी में है पॉइंट, वो है कि ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, सब जो हैं किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और थर्ड वन जो है इसका,
ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही फॉर्म होते हैं। मतलब पुराने सेल्स के डिवीजन, पुराने सेल्स के रिप्रोडक्शन से जो है सारे न्यू सेल्स जो है वो अराइज होते हैं, बनते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सेल थ्योरी था। पहला सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। तीसरा जो है जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही फॉर्म होते हैं, पुराने सेल्स के रिप्रोडक्शन डिवीजन से जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, नए सेल्स जितने भी हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपकी बुक में शेप्स ऑफ सेल। जो सेल्स का जो शेप्स है वो वैरी करता है। ठीक है, मतलब सारे जो सेल्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के तो बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स जो हैं वो सेम शेप के हैं, एक जैसे दिखने में लगते हैं। नहीं, सभी सेल्स का अपना प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। और जो सेल का शेप है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस पर। ठीक है, जैसे अमीबा का अगर हम सेल शेप के बारे में बात करें तो उसका कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, ये अमीबा का सेल है, आप कैसे भी घुमा फिरा के बना दीजिए और बीच में न्यूक्लियस दे दीजिए तो वो अमीबा ही होगा। ठीक है, सबसे आसान डायग्राम बायोलॉजी में जो है अमीबा का होगा। ठीक है, तो अमीबा का जो शेप है सेल का वो फिक्स नहीं है, वो क्या कहते हैं इस अपने ही सेल के मतलब शेप को वो चेंज करते रहता है। क्या कहते हैं, लोकोमोशन करने के लिए, मूव करने के लिए, साथ में ही जो आसपास जो उसके वो आते हैं, प्रे आते हैं, उनको इंगल्फ करने के लिए या फूड को इंगल्फ करने के लिए। ठीक है, वो अपने शेप्स को चेंज करते रहता है। ठीक है, तो उसका क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने होते हैं अपने सिंगल बॉडी से। ठीक है, तो इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट जो वो हैं क्या शेप्स हैं सेल्स के, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके मसल का सेल है ना, स्मूथ मसल फाइबर। ये आपका ब्लड सेल है, ये न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। तो इसी तरह से जो है हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर ये किससे कहते हैं? लेबर मतलब मजदूर नहीं, लेबर मतलब होता है वर्क। ठीक है, लेबरर होते हैं मजदूर, जो वो वर्क करते हैं या कोई भी जो वर्क करता है उसको हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो लेबर है उसका डिवीजन मतलब वर्क का डिवीजन। जैसे हम अपना अगर बॉडी का बात करें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें, ह्यूमन बींग्स का ही बात करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन ऑर्गन सिस्टम को अलग अलग वर्क प्रोवाइड कर दिया गया, इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, या आप कह सकते हैं एक सिंगल सेल में भी होता है। एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कुछ ही देर में, क्या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो ऑर्गेनल्स हैं, हर एक ऑर्गेनल को अपना अपना वर्क असाइन किया गया होता है और वो वही वर्क करता है। ठीक है, इस फेनोमेना को जो है डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, जैसे कि अगर सेल में ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका वर्क है एनर्जी बनाना। ठीक है, मतलब वो फूड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है। ठीक है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। तो वो सेल को, उसका वर्क है सेल को एनर्जी देना। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल में, तो वो अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग वर्क जो है वो करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग आगे चल रहे हैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी हम लोग जस्ट देखे शेप्स ऑफ सेल के बारे में। तो शेप्स ऑफ सेल, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल होते हैं, ठीक है, सभी में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है।
भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है इसके बारे में पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब अगर कोई भी सेल होगा तो उसमें ये तीनों चीजें होंगी जो यहां पे आपको दिख रहा है। वो क्या है? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइटो का मीनिंग हो गया सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, फ्लूइड सिंपल, सेल के अंदर वाला फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पे जो है बीच में सेंटर में कभी कभी या साइड में भी होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस ही को ही ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते ही हैं लगभग सारे सेल्स में। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बोला गया है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो यहाँ पे आपको इसमें किसमें साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे फ्लोट करते हुए। ठीक है, उनके बारे में अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले इस यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और ये किसका किसका बना होता है? लिपिड का और प्रोटीन का। किसका किसका बना होता है? लिपिड का और प्रोटीन का। लिपिड यानी कि फैट और प्रोटीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ये क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये सेल का आउटर कवरिंग है। आप देख सकते हैं जो सेल का बाहर वाला कवरिंग है वही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है सेल को, उसके ऑर्गेनल्स को, कहां से? आउटर इन्वायरमेंट से। ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट से ये सेपरेट करता है किसको? सेल को। ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है सेल को। ये मतलब की हो गया इसका आउटर कवरिंग, ये सेपरेट करता है सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, आउटर इन्वायरमेंट से। इसका फंक्शन क्या है? तो ये अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट। बहुत मतलब कि कुछ जिन चीज को सेल को जरूरत है, ठीक है, उसी चीज को अलाउ करता है अंदर आने के लिए, और जिसकी जरूरत नहीं है उसी चीज को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है मतलब ये प्रिवेंट भी करता है किसी गलत चीज का बाहर जाना। मान लीजिए कि कोई चीज ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेल में, तो ये कभी अलाउ नहीं करेगा उस चीज को बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, एसपीएम, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हम इस सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये खुद सेलेक्ट करता है कि किसको बाहर जाने देना है और किसको अंदर रखना है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? कोई चीज बाहर कोई चीज अंदर कैसे आता है? तो इसमें दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, आपने मैटर वाला अगर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें हम दोनों का डेफिनेशन देखे थे। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सब्सटेंसेस का फ्लो कहां से कहां? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन जब गैसेस और सॉलिड्स फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पर जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसमें बीच में एसपीएम होना चाहिए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, तभी हम उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो यही दो प्रोसेस हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है?
ठीक है। इन्हें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट है इसके लिए सेल को कोई एनर्जी यूज नहीं करना होता है, ये अपने आप हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि सेल है, यहाँ पे हम देखेंगे एक सेल है और उसके सराउंडिंग में वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है सेल के कंपैरेटिवली, तो क्या होगा, वाटर अपने आप जो है ऑस्मोसिस करके अंदर आ जाएगा, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। या उसमें कुछ डिजॉल्व है वाटर में, मान लीजिए कि कोई गैस इस कार्बन डाइऑक्साइड ही डिजॉल्व है, जिसे कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा है सेल के कंपैरेटिवली बाहर, तो वो अपने आप जो है अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस में, जो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, सेल को किसी भी तरह का कोई एनर्जी यूज नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि सेल है, सेल में शुगर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। मतलब आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन फिर भी शुगर का डिमांड है सेल में। मतलब वो उतना ज्यादा, मतलब कि आउटर इन्वायरमेंट से ज्यादा है, लेकिन वो जो शुगर है वो उसके सेल्स के सारे ऑर्गेनल्स, मतलब जो चाहिए उसको, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उसका डिमांड। तो उसको क्या करना होगा, जो आउटर एनवायरनमेंट की शुगर को भी अंदर लाना होगा, जबकि उसका कंसेंट्रेशन तो कम है। तो उस प्रोसेस में जो है क्या करना होगा, सेल को एनर्जी खर्च करना होगा। ठीक है। और जब ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि सेल जो है एनर्जी यूज करके सब्सटेंसेस का फ्लो करवाता है अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए, तो वैसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट में जो है सेल को एनर्जी खर्च करना होता है। ठीक है। सब्सटेंस के को फ्लो करवाने के लिए। ठीक है। तो ये जो फ्लो, अभी हम इसके बारे में जो पढ़े हम ऑस्मोसिस के बारे में, तो वहां पे जो ऑस्मोसिस होते हैं वो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो सेल है उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट। ठीक है। तो उसमें हम लोगों को कुछ नेम्स दिए हुए हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। कुछ नेम्स है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहले क्या होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि कंसंट्रेशन जो है वो वाटर का ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल। अब देख लीजिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको समझना होगा। कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि एक छोटा सा सेल है तो उसको आप कहीं पे भी वाटर में रखिएगा, अगर सिंपल वाटर में, तो सब हमेशा सेल से ज्यादा पानी तो बाहर है, तो वो वॉल्यूम को हम नहीं मेजर कर रहे हैं, वहां पे परसेंटेज को मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए कि सेल में जो वाटर है, ठीक है, सेल में जो वाटर है और उसके साथ कोई, मान लीजिए वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, ठीक है, सेल में वाटर और शुगर का एक, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें वाटर का जो वो है कंसंट्रेशन वो है 60% और शुगर जो है वो है 40%। ठीक है। एक सॉल्यूशन मान लीजिए सेल के अंदर है वाटर शुगर का, तो वाटर का परसेंटेज हो गया 60, शुगर का 40। तो अब क्या, और बाहर वाले में क्या है कि वाटर जो है, ठीक है, बाहर वाले में वाटर जो है वो 80% है, शुगर 20% है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि बाहर में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर कहाँ करेगा, फ्लो करने लगेगा किसकी तरफ, सेल के अंदर। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस, वाटर का सेल के अंदर आना। ठीक है। इसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। इसके बाद, और ये कब होगा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो सेल के कंपैरेटिवली, जो सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन होगा सेल के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और वाटर का कंसंट्रेशन तभी ज्यादा होगा जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। यानी आप देख सकते हैं कि वाटर भले यहाँ एंटर करेगा, लेकिन शुगर का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, तो शुगर बाहर की तरफ जाएगा, तो डिफ्यूजन से जाएगा। गैसेस और सॉलिड्स जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है। उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब वाटर अंदर या बाहर जाता है। और यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। ठीक है।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल एंड सराउंडिंग इज सेम, दोनों जगह जो है कंसंट्रेशन वो सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। और जब तक ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस तब तक होते रहेगा जब तक वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चेंज ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, मतलब वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा तो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। वैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का उल्टा हाइपर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो आपके सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू जो आउटर सराउंडिंग में सॉल्यूशन है उसमें सेल में ज्यादा है वाटर कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, जो सेल है, सेल से वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस केस में जो सेल है वो स्वेल अप होगा, फूलेगा, और इस केस में जो सेल है वो श्रिंक होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, तो इसी प्रोसेस से जो है अंगूर से किशमिश और किशमिश से अंगूर, है ना, इन दोनों प्रोसेस से बनाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, अब सेकंड वन है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है, उसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स से बना हुआ होता है, डबल बाउंडेड होता है, उसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उससे वो बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर, जो कि क्रोमोजोम्स क्या कंटेन करते हैं, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब जो क्या कहते हैं, पेरेंट्स से जो बच्चों में इंफॉर्मेशन जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या, वो उसी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। और वो किस फॉर्म में वो स्टोर करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्रोमोजोम्स में इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस स्टोर्ड रहता है। और वो इंफॉर्मेशन से क्या हो सकता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड होता है, तो वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड और सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है जीन। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट या सिंपली या फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं डीएनए का, वो जीन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जो फंक्शंस हैं उसमें जो सबसे पहला जो फंक्शन है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को कौन कौन सा फंक्शन कब परफॉर्म करना है, पहला फंक्शन। और दूसरा जो है डिवीजन ऑफ सेल्स के टाइम न्यूक्लियस सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियस ही आप कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ सेल करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, फिर डिवीजन ऑफ सेल मतलब सेल डिवाइड करता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है। ये भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसी में क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये सिंपल है कि कोई भी जो सब्सटेंस आया सेल में उसको उसके ऑर्गेनल के पास पहुंचाना, ये एक तरह का इसमें जो आपका ये साइटोप्लाज्म है इसमें एक तरह का मूवमेंट होते रहता है, जिससे कि क्या करता है ये कि सारे ऑर्गेनल्स तक उनको जो डिमांड है सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस को ये पहुंचा देता है। मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाना है तो उसके लिए उसको ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ग्लूकोज भी यही साइटोप्लाज्म पहुंचा के देगा जब सेल में एंटर कर जाएगा उसके बाद, और जो आपका ऑक्सीजन है वो भी यही प्रोवाइड करेगा उसको। ठीक है, पहुंचा देगा। तो ये इसका एक फंक्शन है सिंपल सा। और इसके बाद एक और यूनिट होता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप उसको, वो है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल एनिमल्स के पास नहीं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स के पास अपना कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है, उनके पास यही सेल वॉल होता है जो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टफनेस प्रोवाइड करता है सेल वॉल। तो ये क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग है ओवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड टफ कवरिंग बना हुआ होता है, किसमें, प्लांट सेल्स में होता है ये। ठीक है, और ये किसका बना हुआ रहता है, एक टफ मटेरियल का बना होता है, उसको कहते हैं सेलुलोज। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट। ठीक है, उस सेल को सपोर्ट देना। ठीक है,
और दूसरा जो इसमें जो फंक्शन नहीं है, मतलब ये क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, सिलेक्टिवली परमिएबल था। जो ये आपका सेल वॉल होता है वो फुली परमिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है फुली परमिएबल। फुली परमिएबल कहने का मतलब कि वो सारे सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और सभी सब्सटेंस को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। कहाँ तक, वही साइटोप्लाज्म तक, सॉरी सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा देता है। वो जो भी सब्सटेंस सेल वॉल के पास आएगा वो सेल वॉल उसको रोकेगा नहीं, उसको वो आगे भेज देगा सेल मेम्ब्रेन के पास। अब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा किसको सेल में अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है। ठीक है, तो ये फुली परमिएबल होता है। ठीक है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, साथ में ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ये जो आपका सेल वॉल है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए सब चीज। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब हम पढ़े। ठीक है, तो इतना हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है वो कर लेते हैं। तो हम लोग अब टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस करने वाले हैं। जो टाइप्स ऑफ सेल इस चैप्टर में हमको दिए हुए हैं वो दो तरह के हैं, मतलब दो बेसिस पे हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे पहला, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले इधर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मतलब जो कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, बहुत पहले आए थे। ठीक है, जो शुरू में आए थे, आप कह सकते हैं जब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ था तो उनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं था। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं था। उस न्यूक्लियस में जो क्या कहते हैं, जो क्रोमोसोम्स वगैरह जो भी प्रेजेंट होते थे वो उसी साइटोप्लाज्म में ही कहीं पे इम्बेडेड रहते थे। ठीक है, तो वैसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते थे, और जिनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है सेल साइज। सेल साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो 1 to 10 जो है माइक्रोमीटर्स होता है। माइक्रो का मतलब 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, और यूकैरियोटिक का 5 to 100 माइक्रोमीटर, जो इससे काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है, जिसपे इनका डिवीजन हुआ है वही डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं कि डू नॉट हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, या कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, या एक और आप इसके जगह वर्ड लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, या आप लिख सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, वो ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं थे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्लास्टिड्स हैं, तो ये सब ऑर्गेनल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इनके जो क्रोमोजोम्स होते हैं, सिंगल्स क्रोमोजोम होते हैं इनके पास। ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम ही होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स के पास वैरी करता है, भले कि किसी यूकैरियोटिक में ज्यादा हो सकता है और किसी में और ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक में एक से ज्यादा क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते ही हैं। मोर देन 1 क्रोमोजोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होगा ही। ठीक है, ये हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हम चारों तरफ अपने ऑर्गेनिज्म देखते हैं, दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं बेसिकली, एनिमल्स और प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स के सेल में जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम जान लेते हैं। क्या है कि सेल वॉल, अभी हम जस्ट पढ़े कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसके बाद प्लास्टिड्स जो है एक ऑर्गेनल है, प्लास्टिड एक ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसका प्लांट का जो सेल होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, वैक्यूल जो होता है एक ऑर्गेनल है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में, जिसके कारण क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो वैक्यूल है बड़ा होता है और सेंटर में होता है,
और जो आपका एनिमल में कंपैरेटिवली स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में जो प्लांट सेल के कंपैरेटिवली काफी स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर वैक्यूल सेंटर में है तो न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस शिफ्टेड होता है, ठीक है। वो प्रेजेंट नहीं होता है सेंटर में, कहाँ होता है, एक साइड में जो है न्यूक्लियस शिफ्टेड होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है। तो इतना सा ही था आज हम इस वीडियो में हम लोग किए। तो ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का फर्स्ट पार्ट जो है आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट जो है कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उसमें, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।